मिड वीक सेशन में तैयार हो जाइए एक्शन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से आ रहे हैं कमजोरी के संकेतों। कल आखिरी आधे घंटे में कमजोरी के एक्शन के बाद आज फिर से गिरावट के साथ शुरुआत के आसार। ऐसे में मौके खरीदारी के होंगे या फिर रहें थोड़े सावधान। क्या करें, कल की एक्सपायरी की तैयारी, इसी पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिड वीक सेशन में आज आप आगे निकल गए अनिल जी, पूरी बधाई उसके लिए। बट स्टूडियो में नहीं है सर, कहाँ पहुंच गए आप? नहीं, इसका रीज़न ये है दीप कि हर हफ्ते मिड वीक सेशन आप स्टूडियो में सेलिब्रेट करते हैं। आज मैं स्टूडियो के बाहर गोवा में सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो कोई एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस है 3 दिनों की, उस कॉन्फ्रेंस में मुझे हिस्सा लेना था। तो मैंने कहा कि दोनों ही काम हो जाए, कॉन्फ्रेंस भी हो जाए और साथ ही साथ शोज़ भी होते रहे। तो आज, कल और परसों 3 दिन शोज़ यहीं से। पहले ही बता देते सर, आपका गोवा जाने का प्लान है। मैं भी कुछ दिन एक्स्ट्रा रुक जाता वहाँ पर, साथ में ही करते फिर। हाँ, ये बढ़िया होता है। हम दोनों ही मिलकर गोवा से शो करते हैं और शायद कोई एक बढ़िया आउटडोर लोकेशन होती तो कहने क्या। खैर फिलहाल तो होटल के रूम से हम शो कर रहे हैं। तो ये आज के चलो बड़े संकेतों के साथ शुरुआत की जाए। तो बताइए दीप, आज के ट्रिगर्स कौन कौन से हैं? ट्रिगर्स अनिल जी यही है कि लगातार 3 दिनों से डाउ में आपको कमजोरी दिख रही है, क्योंकि लगातार 3 दिनों से कर सीमा पर बातचीत तो वहां पर चल रही है, बट कोई फाइनल फैसला नहीं आते हुए दिख रहा है। कल थोड़ी गिरावट ज्यादा हुई है बाकी दिनों से, अगर आप देखें 225 अंक नीचे डाउ गिरा है। नैस्डैक में आपको 150 अंकों से ज्यादा गिरावट है। कल आईटी शेयर्स में भी आपको थोड़ी बिकवाली का प्रेशर दिखा था। उनकी जो बॉन्ड यील्ड है वो भी 2 महीने की ऊंचाई पर आपको पहुंचती हुई दिखी है। नतीजों का रिएक्शन रोज आ रहा है। आज भी आपको अशोक लेलैंड और बायोकॉन समेत कुछ और बम्पर नतीजों पर फोकस करना पड़ेगा और वहां पर रिएक्शन क्या आएगा इस पर है नजर। और साथ ही आज हिंडाल्को, यहां पर नतीजों का रिएक्शन आएगा। वायदा कारोबार की 3 कंपनीज हैं। सन फार्मा की सब्सिडी टैरो के नतीजे आए हैं, तो उसका भी रिएक्शन आते हुए दिखेगा। तो अर्निंग्स पर हमारा पूरा फोकस बना हुआ है जहां तक हमारे बाजार है। बट अनिल जी, आज का सेटअप समझने से पहले 1-2 चीजों पर आपकी राय लेनी है सर। कर सीमा वैसे तो काफी समय से बात चल रही है, 1 जून को उनकी डेडलाइन भी है। उससे पहले सबको आशा है कि डील हो जाएगी, बट रोज बात चल रही है सर, और रोज कोई फाइनल फैसले के बिना ही बात टल भी जाती है। अब दोनों पक्ष कह रहे हैं कि हमें डील तो करनी है, बट जैसे जैसे ये देरी हो रही है बाजार थोड़ा इसे और नर्वस होते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली आज सुबह का जो रिएक्शन हम देख रहे हैं एशिया में। दीप है ना, ये पहली बार मुझे मई का महीना इतना लंबा लग रहा है कि कब 1 जून आएगी, कब 31 मई खत्म होगी, कब डील होगी। मतलब हर रोज, मतलब कभी ऐसा लगता है कि डील हो रही है, जल्दी नतीजे की तरफ बढ़ रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो फिर से मामला हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है। इस सब के बीच में ये सब अपना अपना अंदाज लगाने वाली बात है, अपने अपने स्टेटमेंट्स की बात है कि डील कब होगी और किस तरह से होगी। होनी है, ये सबको पता है। बाइडेन साहब को भी पता है, रिपब्लिकन्स को भी पता है, डेमोक्रेट्स को भी पता है, लेकिन कब होगी और किस रूप में होगी इसका अंदाजा जब जब जिस तरह से आता है उसी तरह से बाजार रिएक्शन देता है। लेकिन इनके बीच में भी एक चीज़ जो साफ दिख रही है अमेरिकी बाजारों को लेकर, वो है थोड़े कमजोरी के संकेत जरूर अमेरिका से आ रहे हैं। अमेरिका बढ़ने में थोड़ा बढ़ रहा है, घटने में थोड़ा ज़्यादा घट रहा है। सिर्फ बात ये कि ऐसे धीरे 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 रोज फिसलता है कि आपको है ना डर नहीं लगता और पता नहीं चलता कि गिर रहा है। रोज 100, 150, 200, 250 पॉइंट की रेंज में अगर डाउ फिसलता है तो ऐसा लगता है ठीक है ना, कौन सा ज़्यादा गिरा है, हम उससे अपने आप को तसल्ली दे देते हैं। लेकिन गिर तो रहा है, और जब बढ़ने का वक्त आता है तो मुश्किल से 100, 125, 150, एक बार 550 पॉइंट बढ़ा था 4 दिन घटने के बाद। उससे ज़्यादा कभी ढंग की, मतलब पिछले 2-3 हफ्तों में डाउ में कोई एक अच्छी कोई बढ़त दिखी नहीं। एक 550 पॉइंट की थी, एक 332 पॉइंट की। इसके अलावा बढ़ता है तो 100-150 पॉइंट, और धीरे धीरे खिसकने का नीचे काम कर रहा है। ये लगातार 4था हफ्ता है जब अमेरिकी बाजार थोड़े से ढीले दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़े से संकेत उतने मजबूत दिख नहीं रहे जैसे अमेरिका से आपको चाहिए। अब आपके हमारे लिए मतलब क्या है? 2 चीज़ हैं। एक तो ये कि अमेरिका में जिस तरह के संकेत है उसको देखते हुए डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा मजबूत होता दिख रहा है, और उसका असर कमोडिटी बाजार पर पड़ रहा है। आप देख रहे हैं जिंक और कॉपर समेत कई सारे मेटल्स ऐसे जो टूटते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ पर बड़ी कमजोरी हो रही। तो मेटल कंपनियों के स्टॉक से एक आध दिन जो हमें चमक दिखती है वो चमक तुरंत ही गायब हो जाती है। आपने देखा परसों किस तरह से मेटल शेयर भागे, कल कमज़ोर हो गए, और आज भी दुनिया भर में मेटल्स थोड़ी सी कमज़ोर है। तो आई थिंक एक सेक्टर तो आपका ऐसा है जो आपको सपोर्ट देगा नहीं। दूसरा सेक्टर आपका फार्मा है, जो भी अमेरिका से और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ा हुआ है, वहाँ से बहुत सपोर्ट आ नहीं रहा। आईटी एक दिन बढ़ता है, एक दिन घट जाता है, वापस एक दिन बढ़ता है। तो आईटी अभी अनिश्चित सा है कि मुझे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो 3 ऐसे सेक्टर जो दुनिया भर के बाजारों से प्रभावित होते हैं, स्पेशली अमेरिका से प्रभावित होते हैं, वो तीनों ही सेक्टर आपको डिस्कम्फर्ट दे रहे हैं। तो अगर छोटे लेवल पर देखेंगे तो 3
तीन सेक्टर आपको मजबूत नहीं दिख रहे हैं। और बड़े लेवल पर देखेंगे तो जो भारतीय बाजारों की बढ़ने की रफ्तार है उस पर अमेरिकी बाजार रोक लगाने के लिए तैयार है। तो भले ही हम इतने कमजोर नहीं कि स्ट्रेस आ जाए और टेंशन आ जाए कि अरे अमेरिका बहुत जोर से टूट गया, लेकिन धीमे धीमे खिसकना भी, लगातार खिसकना बहुत अच्छी बात नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हम अभी तक बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। उसकी वजह यह भी कि एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े थोड़े हमारे ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजारों से जो संकेत है थोड़े ढीले हैं। अब इसमें यहाँ से लेकर इस महीने के अंत तक दो चीज़ें हो सकती है दीप, जिस पर फोकस करना चाहिए। एक तो ये कि धीमे धीमे जैसे महीने के अंत तक हम 31 मई के आसपास बढ़े, वैसे वैसे इस बात के संकेत बेहतर और साफ होते हुए दिखेंगे। डील कब हो रही है और किस प्रारूप में हो रही है, किस तरीके से हो रही है, और उसके बेसिस पर बाजार रिएक्शन देंगे। लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन के नज़दीक पहुंचना, अगर डील को लेकर स्थिति साफ ना हो तो अमेरिकी बाजारों के लिए थोड़ा गिरने का एक और आशंका, गिरने का और माहौल बन सकता है। तो मुझे लगता है ग्लोबल माहौल को देखते हुए थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा सपोर्ट नहीं, थोड़ा सा सतर्क रहने की और थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। मूड बिगाड़ने का काम ग्लोबल मार्केट्स ही कर रहे हैं, ये एकदम साफ है जी। बिल्कुल, मूड बिगाड़ने का काम ग्लोबल मार्केट्स कर रहे हैं और ये एकदम साफ भी दिख रहा है। सर जरा बताएं फिर हमारे मार्केट्स में किस तरह से अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि हम होल्ड आउट कर रहे हैं, फंड्स का अच्छा पार्टिसिपेशन है, ब्रॉडर मार्केट में अच्छी रैली है, इंडेक्स पर हमने देखा कल ऑलमोस्ट नए हाई से बस कुछ ही पॉइंट दूर रहा बैंक निफ्टी भी। तो क्या ये ग्लोबल मार्केट्स का जो सहारा नहीं है उसके बावजूद हम आउट परफॉर्म करते रहेंगे या फिर कभी हमारा भी रिएक्शन आएगा इस पर? दीप देखो, दो चीज़ें। एक तो ये बहुत क्लियर है कि हम ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में आउट परफॉर्म तो करेंगे, हम उतना तो नहीं घटेंगे जितना अमेरिका घटता हुआ आपको दिख रहा है, और वो डर तो हमारे में है भी नहीं। हमारे अमेरिका से सावधानी के ही संकेत है, डर के संकेत नहीं है, क्योंकि हमारे अपने बाजार तकनीकी तौर पर मजबूत है, हमारे यहाँ फ्लोज थोड़े से बेहतर हैं, और हम अमेरिकी बाजारों की गिरावट की वजह से अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम हमेशा एक उसको खरीदारी का मौका देख रहे हैं, और वो मौका सही भी साबित हो रहा है। आप देख भी रहे हैं कि उन बाजारों की गिरावट से हमें जो मौका मिलता है उसमें हम तेजी दिखाई देते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लाइफ टाइम हाई के आसपास बैंक निफ्टी पर है, मुश्किल से 100-150 पॉइंट दूर है। निफ्टी पर आप लाइफ टाइम हाई से 400-500 पॉइंट दूर है। ऐसे में वो कहते हैं कि एक झटका लगाओ, एक जोर से दो झटका और पार कर जाओ, और पार करने के बाद अब नए लाइफ हाई में जाएं तो एक वहाँ मूड माहौल अलग होता है। तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत हो जाते हैं, साइड में बैठे हुए इन्वेस्टर्स थोड़ा और पैसा लगाते हैं, जिनके पास कैश है वो पैसा डालने को तैयार है। तो वो जो ट्रिगर चाहिए वो मिसिंग है, एक्चुअली वो मिल नहीं रहा। सो इसलिए आपकी पहली चीज़ तो ये कि ग्लोबल सपोर्ट नहीं होने से रफ्तार धीमी पड़ेगी। उसका कारण भी मैंने आपको बताया, तीन बड़े सेक्टर जो आपके लिए अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, आईटी, मेटल, फार्मा। ये आपको एक आध दिन की चमक दिखाएंगे लेकिन वापस ठंडे हो जाएंगे जब तक कि ग्लोबल स्थिति साफ ना हो। दूसरी बात यह दीप कि ऐसी सिचुएशन में जब रफ्तार धीमी पड़ेगी तो हमें करना क्या है। अभी तक हमारी स्ट्रेटेजी थी कि पहले सपोर्ट लेवल पे खरीद लीजिए, छोटा सा वाला पहला सपोर्ट लेवल आए वहीं ले लीजिए। अब हम थोड़ा सा ये करेंगे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे लेना है। मसलन कल आप 18,350 के आसपास बंद हुए, पहला सपोर्ट लेवल आपका 18,250 से 18,315 की रेंज में आता है। मजबूत सपोर्ट पहला जो आपका बनता है 18,265 के आसपास बनता है। तो अब आपने डिसाइड ये करना है कि 18,315 पे ले लेना है, जवाब है ना। 18,285 रिव्यू, 18,265, हाँ ये लेवल ठीक लगता है। ये इस तरह की आपको स्ट्रेटेजी मन में बनानी पड़ेगी कि मुझे किस लेवल पर एंट्री करनी है। तो मजबूत सपोर्ट लेवल पर खरीदारी करनी है। दूसरी स्ट्रेटेजी अब ये बनानी है जो कल के सेशन में आपने आखिरी आधे घंटे में समझा होगा कि एक बढ़िया ब्रेकआउट के लिए बाजार तैयार हो रहे थे 18,400 के आसपास, उस पर पूरा दिन भर काफ़ी वक्त बिताया हमने। 44,000 के आसपास बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी वक्त बिताया, लेकिन अमेरिकी बाजारों की कमजोरी का थोड़ा आइडिया अपने लग गया, और इसलिए आधा घंटे में आखिरी में अपने नीचे आ गए। तो अब ऐसे में एक चीज़ क्लियर है कि ऊपर का जो इंपॉर्टेंट रुकावट का लेवल है, कोई बड़ा लेवल है, वहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग भी करते चलें, ताकि ना आपके पास वापस नीचे एंटर करने की जगह रहे। आप खाली होंगे तो और खरीद पाएंगे वापस। और प्रॉफिट बुकिंग करते रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो वापस से अभी 4 और 6 मारने वाली पिच नहीं है, ये लो स्कोरिंग पिच है जैसे कल थी, और जिसमें हमारे चेन्नई सुपर किंग के धोनी साहब जीत गए हैं, जिसको मेरे ख्याल से हम सब लोग देखना चाहते थे कि एक बार तो चेन्नई फाइनल में पहुंचनी चाहिए। तो लो स्कोरिंग मैच में भी एक अच्छा, तो अभी भी मार्केट का भी लो स्कोरिंग मैच है। अच्छा बाय द वे दीप, एंजॉय किया कल आपने मैच?
जबरदस्त मैच था अनिल जी। बस अच्छा लगता है जब भी धोनी की टीम जीतती है। बस वही था, धोनी जी से भी थोड़े और रन्स मिल जाते तो अच्छा रहता। बट हाँ, लो स्कोरिंग मैच में भी अच्छा है, मजा आया और आखिरी ओवर तक चला, ये भी अच्छी बात थी सर। हाँ, वैसे क्या है कि फर्स्ट इनिंग तक तो कॉन्फिडेंस सबका लो था। अरे बहुत कम रन बनाए, अरे बहुत कम रन बनाए, सारे कमेंटेटर्स भी यही बोल रहे थे 20-25 तो और बनाते हैं कम से कम। बात तो सही है, लेकिन क्या होता है वो पॉइंट वही है कि बाहर से कमेंट्री करना आसान काम है, अंदर जाकर खेलना बड़ा मुश्किल काम है। ये ठीक उसी तरह से जैसे आप और हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं, लेकिन सही स्टार जो हैं सारे जो हैं वो लोग हैं जो मार्केट के खिलाड़ी हैं, जो ट्रेड करते हैं, उन्हें समझ में आता है कि कितना रिस्की काम है। एनालिसिस करना, राय देना, मैं फिर कहूँगा हमारा काम आसान है, आप लोगों का काम मुश्किल है जो वाकई में अपना पैसा लगाकर ट्रेड करते हैं। इजी नहीं है, इसलिए उनको पिच ज़्यादा समझ में आती है जो पिच पर खेल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। हमारा काम खाली लेवल्स के हिसाब से थोड़ा डायरेक्शन दे दें, मूड माहौल बता दें, उतना हम कर पाते हैं। लेकिन वाकई में मज़ा आया कल का मैच देख के। तो बात यह है कि हमारी पिच जो मार्केट की है वो थोड़ी सी एक वो वानखेड़ी की पिच से चेपॉक की पिच में चेपॉक की पिच में बदल रही है, जहां पर आपको थोड़े थोड़े जो स्कोर जो बनेंगे वो स्लो वाले बनेंगे, एकदम फास्ट वाले नहीं बनेंगे। तो 50-75 पॉइंट का मूवमेंट मिले, वहाँ पर प्रॉफिट लेते रहिए, वापस खड़े हो जाइए लेने के लिए, ऊपर में प्रॉफिट बुक करिए। मेरे ख्याल से थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड के लिए, उतार चढ़ाव वाले ट्रेड के लिए अब बाजार में आपको तैयार होना चाहिए, दोनों तरफ के ट्रेड मिले। अब लेवल्स में एक बार वो बता दूं जो इंपॉर्टेंट है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, जब तक 18,000 के नीचे निफ्टी बंद नहीं हो रहा है और जब तक 43,000 के नीचे बैंक निफ्टी बंद नहीं हो रहा है, तब तक तो आपके मन में बिल्कुल भी ऐसा भाव आना ही नहीं चाहिए कि हम कमज़ोर भी हैं। आज 17वां दिन है, आज 18वां दिन होगा, 17 दिन ऐसे हो गए दीप जब 17 दिन मार्केट 18,000 के ऊपर से बंद हुआ। आज 18 दिन होगा, तो 18 दिन से 18,000 का लेवल होल्ड कर रहा है, तो 18,000 मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हो गया। 17 में से एक दिन निकाल दीजिए, 16 दिन 43,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता दिख रहा है, और 9 दिन ऐसे हो गए दीप जब 43,475 के ऊपर, यानी कि 43,500 के आसपास, इसके नीचे ही बंद नहीं हो रहा है। तो जब तक वैसे पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 43,000 है, लेकिन 43,450 के नीचे भी जब तक बंद नहीं होता तब तक बैंक निफ्टी में तो कहीं दूर दूर तक कोई कमजोरी का संकेत इंट्राडे के लिए भी नहीं है। सो आई थिंक वैसे हमारे मार्केट ठीक है, बस ये कि ग्लोबल सपोर्ट नहीं मिलने से थोड़ा सा हम बढ़ने की रफ्तार कम करेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी का रुझान बरकरार है, वहां पर किसी तरह की कोई ऐसे डर की अभी भी जरूरत नहीं है। जी, मिड कैप स्मॉल कैप तेजी का रुझान बरकरार है, इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर बाजार क्लोजिंग दे रहा है, कोई डर की जरूरत नहीं है। बस वही देखते हैं थोड़ा ग्लोबल इफेक्ट कैसा आएगा। बताएं सर, फिर आज का सेटअप क्या संकेत दे रहा है आपको? 18,265 18,315 निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है, और 18,285 से 18,315 मैं आपको लेवल से एक बार जरा फिर से बता दूं। मेरे ख्याल से लेवल्स आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ, 18,265 18,315 ये आपके लिए सपोर्ट जोन है। 18,150 से 18,265 आप मान लीजिए, जहां पर आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन बनकर आता है। 18,390 18,425 ये आपके लिए ऊपर की रेंज है। 18,450 18,500 आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन निकल कर आएगा। ये आपके लिए निफ्टी के लेवल्स हो गए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, कल ही वाले लेवल है, उसमें कोई खास बदलाव है नहीं, और बदलाव ये है कि जो सपोर्ट जोन है 43,675 43,800 43,675 43,800 ये आपके लिए सपोर्ट जोन है, और इसके नीचे 43,450 43,525 ये 75 पॉइंट की रेंज आपके लिए मजबूत खरीदारी के तौर पर रहेगी। ऊपर की तरफ 18,000 माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी में 44,000 44,150 बार बार वही रेंज है जो आपके लिए रुकावट का काम कर रही है, और इसको पार करके निकले 44,200 के ऊपर, तो फिर 44,400 500 तक की जगह खुलती है लाइफ टाइम हाई के ऊपर। ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, तो ये रहे आपके लिए आज के बड़े और इंपॉर्टेंट लेवल्स। सर डेटा भी थोड़ा बताएं, एफआईएस की पोजीशनिंग क्या कह रही है, पुट कॉल रेशियो से क्या समझना है आज के लिए? कोई खास बदलाव है नहीं दीप। एफआईएस की पोजीशनिंग के लिए आज से भी वही 50% के आसपास इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है। कल मंथली एक्सपायरी है, उसके बाद देखते हैं किस तरह से कोई बदलाव होता है। जहां तक रहा सवाल पुट कॉल रेशियो का, कंफर्टेबल है 1.20 के आसपास निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का 1 के नीचे 0.98 के आसपास है, तो उसमें कोई डेटा में कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात मुझे दिखती नहीं है, न कोई बड़ा एक्शन वाला डेटा है, कोई खास बदलाव भी नहीं है। जी ओके सर, तो फिर बताइए मौजूदा पोजीशन है तो कैसे स्टॉप लॉसेस लगाना है?
स्टॉप लॉस दीप मौजूदा पोजीशन के लिए आपको लगाना है 18,175 का इंट्राडे बेसिस पे, और क्लोजिंग बेसिस पे 18,125 का रखें। ये आपके लिए स्टॉप लॉस ठीक रहेगा। अगर किसी को छोटा स्टॉप लॉस लगाना है इंट्राडे और क्लोजिंग, तो 18,200 भी लगा सकता है, आपकी मर्जी पर है। जब आप 18,200 लगा रहे हैं इंट्राडे, तो फिर 18,175 ही कर लीजिए। क्लोजिंग आपको 18,125 नहीं करना है तो 18,175, 18,200 कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टॉप लॉस ये दो है, 18,125 से लेकर 18,200 की रेंज जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वहां पर आपका स्टॉप लॉस है। बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे स्टॉप लॉस 43,450, 43,450 है, और क्लोजिंग बेसिस पे 43,650 है। और जिनको छोटा लगाना है वो 43,650 का इंट्राडे क्लोजिंग दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अगर जिनको छोटा भी स्टॉप लॉस लगाना है बिल्कुल, वो 43,800 का भी लगा सकते हैं इंट्राडे के। तो आपकी पोजीशन के हिसाब से आप स्टॉप लॉस कर लीजिए, बट अदरवाइज बुकिश स्टॉप लॉस जो निकल कर आते हैं वो आपके लिए ये है आपके सामने। अब आइए शॉर्ट साइड पर, इंट्राडे स्टॉप लॉस 18,500 का है, क्लोजिंग 18,400 का है। यही स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, कल भी यही दिया था। और बैंक निफ्टी का वही एक ही स्टॉप लॉस है 44,200 का, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी यही आपको मेंटेन करना है। गॉट इट सर। तो चलिए ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस और स्टॉप लॉसेस। ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है कल और आज के बीच में, बट इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी की चाल। नई पोजीशन सर बताएं कैसे बनानी है आज? 18,175, 18,265 की रेंज में आपको करनी है खरीदारी, और इस रेंज में अगर आप खरीदारी करते हैं तो 18,100 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट जो आपके लिए बनेंगे, और यहाँ पर टुकड़ों टुकड़ों में दीप कर सकते हैं खरीदारी, 18,265 पर थोड़ा सा आप खरीदें। 18,285 के आसपास हो सकता है हम खुले, और वहाँ पर हम रिव्यू करेंगे कि क्या वाकई में और मजबूती बन सकती है या थोड़ी कमजोरी होगी। लेकिन 18,265 पे पहला इंस्टॉलमेंट तो आप डाल ही सकते हैं अगर खरीदना चाहें। उसके बाद 18,215, 18,175 तीन लेवल है जहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस होगा आपका 18,100 का। टारगेट जो बनेंगे 18,285, 18,315 दो छोटे टारगेट हैं, 18,340, 18,390 दो मीडियम टारगेट हैं, 18,420 और 18,450 तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं दो तरीके हैं, या तो 18,450 का स्टॉप लॉस लगाकर बेच दें, या फिर इंतजार करें थोड़ी ऊपर की रेंज का, और वो रेंज है 18,390 से लेकर 18,450 की रेंज में आपको करनी है बिकवाली, और ये रेंज आए तो जरूर बेचिएगा। स्टॉप लॉस आपका जो लगेगा वो स्टॉप लॉस होगा 18,500 के 525 के आसपास का होगा, और टारगेट जो बनेगा 18,350, 18,315 ये दो छोटे टारगेट है, 18,285 और 18,265 दो मीडियम टारगेट है, 18,215, 18,175 तक के टारगेट के लिए करनी है निफ्टी में बिकवाली। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है वही 43,525, 43,700, ये बढ़िया रेंज है। अगर आज आता है मार्केट खराब होता है तो यहाँ पर आपको जरूर खरीदना चाहिए। 43,450 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट जो बनेंगे 43,750 और 800 दो छोटे टारगेट हैं, 43,850, 900 दो मीडियम टारगेट है, 43,975, 44,025, 44,025, 44,075 और 44,150 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी। तो दीप बेसिकली बैंक निफ्टी है ना 43,400 से 44,200, ये 800 पॉइंट की रेंज को पूरी तरह से ट्रेड कर रहा है। तो 44,000, 44,200 आते ही वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, और नीचे में 44,500, 44,700 की रेंज में आते ही खरीदारी भी आ जाती है। ऐसे में जो बेचना चाहते हैं दो तरीका है, या तो 44,000, 44,150 की रेंज में रोज बेचिए, हम रोज यही बात कर रहे हैं आपको, वहाँ बेचिए। लेकिन चूंकि कल आप बंद बहुत नजदीक हुए हैं 43,950 के आसपास ही, तो आप अगर बेचना चाहते हैं स्टॉप लॉस क्लियर कट आपका वही है 44,200 का। और कुछ करें ना करें 44,200 पार होने के बाद आप शॉर्ट ना रहें, ये ध्यान में रखिएगा। एक बार आप शॉर्ट जरूर काट लें। जो टारगेट बनेंगे 43,900, 43,850 दो छोटे टारगेट हैं, 43,800, 43,750 दो मीडियम टारगेट हैं, 43,700, 600, 525 और 475 तक के टारगेट के लिए बिकवाली करके चल सकते हैं आप बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ। जी ओके, तो ये हैं आपके लिए आज के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, नई पोजीशंस और किस तरह से ट्रेड करना है। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बिकवाली का मौका निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बनेगा। रोज बैन लिस्ट में भी काफ़ी बदलाव हो रहे हैं सर, कल भी हुआ है। डेल्टा कॉप जो हम बात कर रहे थे एंट्री हो गई है इसकी बैन में। इंडिया बुल्स हाउसिंग ऑलरेडी बैन में है, तो आज दो स्टॉक्स रहेंगे बैन में, डेल्टा और इंडिया बुल्स हाउसिंग। दो स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए हैं, L&T फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस, यहाँ पर भी आप रखिए नजर। थोड़ा और डेटा भी समझ लेते हैं सर। लगातार दूसरे दिन आई थिंक FIs और DIs की तरफ से कैश में हल्की हल्की खरीदारी हुई है, और स्टॉक फ्यूचर्स में तो लगातार FIs का अच्छा आंकड़ा आ रहा है सर। बिल्कुल दीप, तो नेट खरीदारी का आंकड़ा 183 करोड़ की खरीदारी छोटे भले ही हो, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से बढ़िया है, क्योंकि साथ में 1235 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी FIs ने खरीदे हैं।
तो नेट देखेंगे तो आप कितना 1500 करोड़ के आसपास की 1400 करोड़ की खरीदारी एफआई ने कर डाली है। 820 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे हैं, वो भी अच्छा है। और सामने सामने 400 करोड़ की खरीदारी लोकल फंड्स की भी है। जो फ्यूचर्स में इंटरेस्टिंग है वो ये कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में भी और निफ्टी के फ्यूचर्स में भी यहाँ पर हल्का फुल्का आपके लिए खरीदारी का आंकड़ा ही आया है, तो नंबर्स अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ तक वायदा कारोबार का सवाल है, 18,300 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। और दीप ये एक अच्छी चीज़ है, आप 18,348 पे बंद हुए, अगर 50 पॉइंट नीचे आ जाए ना, टेंशन लेना मत, टेंशन लेना मत। 18,300 के नीचे से ही आपको कमजोरी गिनना शुरू करना है। जब तक 18,300 आप होल्ड कर रहे हैं तब तक आप कमजोर नहीं है। क्यों? 18,300 के पुट पर 1 करोड़ 15 लाख शेयर हैं और 18,400 के पुट पर भी लगभग उतने ही 1 करोड़ 12 लाख शेयर हैं। सो 18,300 इसके नीचे आने पर थोड़ी बहुत हल्की कमजोरी का पहला संकेत आएगा और उसके बाद 18,200 आपके लिए रॉक बॉटम सपोर्ट है। तो वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए जो रेंज निकल कर आ रही है, जिसके बेसिस पर आपको ऑप्शंस खरीदने बेचने हैं दिन के लिए, वो 18,200 18,400। तो आपके लिए 3 ही स्ट्राइक प्राइस आज इंपॉर्टेंट है, 18,200 18,300 18,400। इन स्ट्राइक प्राइस पर आपको पुट कॉल ऑप्शन जो लेना है बेचना है, इसके आसपास अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। वायदा कारोबार के डेटा है क्रिस्टल क्लियर। अब आइए बैंक निफ्टी के डेटा। बैंक निफ्टी के डेटा में एक थोड़ी सी समस्या है। 44,000 के लेवल पर जिस तरह के डेटा बने हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि 44,000 को पार करके टिकना और बंद होने में परेशानी आ रही है। और कल भी एक अच्छा दिन हो सकता था दीप की जब पार करे, कल दिन भर बैंक निफ्टी ने मजबूती दिखाई भी, लेकिन फाइनली हम पार कर नहीं पाए। 44,000 के पुट पर 49 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 62 लाख शेयर है। मेक और ब्रेक लेवल यही है। तो 44,000 के ऊपर से आपको मजबूती गिननी है और 43,800 के नीचे से कमजोरी। 43,800 जब तक नहीं तोड़ रहे तब तक ऐसा भी नहीं कि बहुत कमजोर है। सो आई थिंक 43,800 के नीचे ट्रेड करेंगे तो 300 पॉइंट की रिस्क है। 44,000 के ऊपर ट्रेड करेंगे तो 150 पॉइंट की गुंजाइश बनती है। इस रेंज के हिसाब से आपको अपनी ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी बनानी है बैंक निफ्टी में। जी ओके तो ये है आपके लिए आज के सारे स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट लेवल्स और डेटा भी। पर आइए अब अनिल जी से थोड़े स्टॉक्स के बारे में भी बात करते हैं। अनिल जी आज स्टॉक ऑफ द डे तो नहीं है, बट नतीजों के कुछ रिएक्शंस हैं जहां पर आपकी नज़र है। बताएं सर, कौन से स्टॉक्स पर करना है फोकस? देखिए, रिजल्ट्स के लिहाज से दीप सबसे पहले तो डिक्सन टेक नंबर्स बहुत ही मजबूत नजर आएंगे आपको। किसी भी पैरामीटर पर देखिए आपके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री उससे भी ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी। अंबर एंटरप्राइजेस के नंबर्स के बाद लग तो रहा था कि डिक्सन के नंबर्स अच्छे होंगे, लेकिन उससे भी कहीं बेहतर नंबर्स आपको नजर आएंगे। मैनेजमेंट को उम्मीद ये है कि कुछ बड़ी डील्स उनके हाथ लग सकती है, एक दो कुछ नए बड़े क्लाइंट्स आ सकते हैं। मार्जिन जो बेहतर आए, अब भी लगभग 0.5% मार्जिन बढ़ने की और गुंजाइश उन्हें नज़र आ रही है। तो मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा नंबर्स के बाद मैनेजमेंट का जो स्टैंड था वो बहुत स्ट्रांग है। अब दिक्कत एक है कि स्टॉक पिछले कुछ दिनों में भागा है, लगभग 10% पिछले 5 दिनों में भाग चुका है। और कल भी अगर आप देखें तो निचले स्तरों से 100 रुपये रिकवर होकर बंद हुआ है। कल खुला नीचे था, उसके बाद और फिसला। आखिरी 1 घंटे में काफ़ी बड़ी तेजी बनी है, तो इसका मतलब हो सकता है लोग थोड़ी लॉन्ग पोजीशन लेकर गए हों। तो मेरे ख्याल से स्टॉक का रिएक्शन देखना होगा, बट ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं और कमेंट्री भी अच्छी। तो स्टॉक में अगर आज प्रॉफिट बुकिंग आती है और उसके बाद कहीं ढंग ढांग के लेवल पर तकनीकी तौर पर नीचे मिलता है तो वहाँ पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। नंबर्स अच्छे हैं। बायोकॉन लंबे समय बाद अच्छे नतीजे बायोकॉन की तरफ से आए हैं। उम्मीद से काफ़ी बेहतर नंबर्स आते दिखे हैं और आगे के लिए आउटलुक भी ठीक नज़र आ रहा है। कुछ बड़े पेटेंट्स हैं अमेरिका में जो रिलीज हो रहे हैं जिनका फ़ायदा इनसे मिल सकता है। एडजस्टेड बेसिस पे नंबर्स ना देखें, अदरवाइज नंबर्स बायोकॉन के भी ठीक हैं, बुरे नहीं हैं। अशोक लेलैंड वैसे देखा जाए तो दीप नंबर्स बहुत ही बढ़िया है। हर एक पैरामीटर पर उम्मीद से काफ़ी बेहतर नंबर्स आए हैं, चाहे वो आय देखें, मुनाफा देखें, मार्जिन देखें, कामकाजी मुनाफा देखें। दिक्कत एक ही कि टाटा मोटर्स के जब नंबर्स आए थे, टाटा मोटर्स ने जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बाद स्टॉक लगभग वहाँ से अशोक लेलैंड का स्टॉक भी 8-10% चल चुका है और पिछले एक हफ्ते में 6% से ज़्यादा का मूव ऑलरेडी अशोक लेलैंड दे चुका है। तो मुझे नहीं पता कि नंबर्स के दम पर और भाग सकता है या गैप से खुलेगा तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और मार्केट का सपोर्ट कम है। बट सिर्फ स्टैंड अलोन आप रिजल्ट देखें तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन इन तीनों ही कंपनियों के रिजल्ट जो अच्छे दिख रहे हैं, इनफैक्ट एनएमडीसी भी बुरे नहीं है। तो जो रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं उन रिजल्ट के दम पर गैप से खुलने पर खरीदने में थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन में चल चुके हैं और मार्केट का मूड थोड़ा सा शुरुआत में ढीला दिख रहा है। तो आप एंट्री करने के लिए आराम से इंतजार करें, अच्छे तकनीकी लेवल देखकर उसके बाद खरीदिएगा। जी
बिल्कुल, तो नतीजों पर रिएक्शन काफ़ी सारे काउंटर्स पर आएगा, बट नज़र रखिए डिक्सन, बायोकॉन, अशोक लेलैंड ये हमारे रेडार पर रहने भी वाले हैं। अनिल जी, पॉलीप्लेक्स पर भी आपसे बात करनी है। एक तो नतीजों का रिएक्शन आएगा, बट मोर इंपॉर्टेंटली जो हम काफ़ी समय से हमारे रेडार पर था, जो बात भी चल रही थी कि प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेचने वाले हैं, पूरा नहीं बट ऑलमोस्ट आधा हिस्सा बेच रहे हैं। 24.3% हिस्सा दुबई की कंपनी को बेच रहे हैं, एजीपी होल्ड को, करीब 1380 करोड़ में। 1810 की इंप्लाइड वैल्यू बनती है सर। कल स्टॉक 1520 पर शेयर के भाव पर क्लोज हुआ था। जरा इस पर भी अपनी एक बार राय दे दें। देखिए, डील तो अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं, और लंबे समय से हम कह भी रहे थे कि प्रमोटर्स अपने स्टेक बेचकर निकलना चाहते हैं। अब दो तरीके से इसे देखा जाए। अगर कोई ये उम्मीद करा था कि प्रमोटर्स पूरी अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, और एक ज़माने में स्टॉक का भाव आपने 2800 रुपये 2900 रुपये के आसपास भी देखा, और उस वक्त पूरा पैकेजिंग सेक्टर बड़ा बूम कर रहा था, ज़बरदस्त मार्जिन थे, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम होने का फ़ायदा, डिमांड मजबूत, वहाँ से मार्जिन गिरा कर नीचे आ गए, डिमांड कमज़ोर हो गई, तो स्टॉक भी 2800 वाला आपने 1200 रुपये तक आते हुए देखा। तो उस लिहाज से अगर आप ये सोचते हैं कि एक बेस्ट एनवायरनमेंट में प्रमोटर स्टेक बेच रहे हैं, तो उसका जवाब है ना। जिस प्राइस पर उन्हें बेचकर निकलना चाहिए था वो उन्हें मिल नहीं पाई। अगर उसी वक्त अगर कोई डील होती तो बहुत मजबूत डील होती और बहुत प्रमोटर्स के लिए अच्छा होता। पहली चीज़ वो नेगेटिव है। दूसरी चीज़ नेगेटिव ये है कि डील 25% से कम की स्टेक की है, यानी कि पूरी की पूरी कंपनी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, पार्ट ट्रांसफ़र हो रही है, अभी भी प्रमोटर के पास और स्टेक बची रहेगी। तीसरी बात यह कि 25% से कम चूंकि खरीद रही है जो खरीदने वाली कंपनी है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, तो कोई ओपन ऑफर आपके लिए आएगा नहीं। इससे स्ट्रेटेजिक तो ओपन ऑफर नहीं आएगा, तो आपके लिए जो मार्केट प्राइस है वही प्राइस है। तो ये तीन चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से आपको लगेगा डील बहुत मजबूत नहीं है। अब अच्छा क्या है, जो भी हो, मार्केट प्राइस से तो 18% प्रीमियम पर अब भी है, लगभग 1800 रुपये के आसपास के दाम पर डील हो रही है, तो प्रीमियम तो है। इसका मतलब ये कि फेयर वैल्यू 25% स्टेक के लिए भी 1800 रुपये तो मान ही रहे हैं, तो उस हिसाब से डाउन साइड रिस्क कम हो जाती है। दूसरी चीज़ अच्छी क्या है, वैसे रिजल्ट भी आए हैं, रिजल्ट आप देखेंगे तो रिजल्ट आपको कमज़ोर ही नजर आएंगे। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि एक ऑप्शन रखा है बायर ने, आने वाले समय में अगर उन्हें लगता है कि आगे चलते हुए वो अपनी एंट्री जो लेंगे मैनेजमेंट में, कंपनी के बोर्ड पे भी उनके डायरेक्टर होंगे, सारी ऑपरेशनल चीज़ों में भी वो घुसने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने साफ डील का पार्ट बनाया, कॉम्प्लिकेटेड एग्रीमेंट बनाया। अगर वो उन्हें पसंद आता है तो आगे चलते हुए 2 से 3 साल में बाकी बची हुई प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी उस समय भाव तय करके खरीदेंगे। अब उस समय भाव 1500 होगा, 2000 होगा, 1000 होगा, 3000 होगा, ये तब का तब देखा जाएगा, लेकिन वो एक स्कोप है और पूरी की पूरी कंपनी तब आपकी बिक सकती है। तो वो एक गुंजाइश जरूर है आगे चलते, और तब आपके लिए ओपन ऑफर भी आता दिखेगा। तीसरी चीज़ जो अच्छी तो नहीं कहूँगा लेकिन अच्छी हो सकती है वो कहूँगा, वो ये कि ये जो नतीजे दिख रहे हैं मेरे ख्याल से सबसे वर्स्ट क्वार्टर होगा। इसके बाद अब धीमे धीमे आपको ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में न सिर्फ पॉलीप्लेक्स बल्कि पैकेजिंग इंडस्ट्री के लगभग सारी कंपनियों की परफॉर्मेंस अब धीमे धीमे यहाँ से ठीक होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि दो रीज़न से, एक रॉ मटेरियल कॉस्ट का जो प्रेशर है अब वो कम हो जाएगा, दूसरा डिमांड धीमे धीमे सुधरने के संकेत आ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से मेरा ये मानना है कि स्टॉक अगर आज बड़ा गैप से खुलता है, लोग ये सोचते हैं कि 1800 रुपये में डील हुई, 1810 में हुई है, उस हिसाब से बड़े गैप से खुलता है तो 100% प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आपको करना चाहिए। अगर खराब नतीजों को देखकर स्टॉक नीचे खुलता है तो आपके लिए खरीदारी होगी। ज़्यादा संभावना यही है कि डील को देखकर लोग उत्साहित होकर खरीदारी करें। मेरा ये मानना है गैप से ऊपर खुलने के बाद आपको खरीदारी करने के वजह से बचना चाहिए। अगर रिजल्ट की वजह से या बाद में आगे चलते हुए एक बार प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद जब नीचे आए आराम से तब लीजिए। और अब इसको आपको लेना है तो 2 से 3 साल के व्यू से लेना पड़ेगा, जिसमें आपके पास 2 ट्रिगर होंगे। एक, कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए, उस लिहाज से आप फंडामेंटली इसे खरीदेंगे, और कंपनी की परफॉर्मेंस फंडामेंटली बेहतर होगी तो ही प्रमोटर्स की बाकी बची हुई हिस्सेदारी ये विदेशी निवेशक खरीदेंगे। तो इसलिए वो बड़ा ट्रिगर है। तो मेरा ये समझना है आज जल्दबाजी में कूद कर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। आज जल्दबाजी में कूदकर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अनिल जी की सबसे पहली राय है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छी है, एक बार अच्छे लेवल्स आ जाएं फिर आप दोबारा इस पर अपना व्यू ले सकते हैं। चलिए, पॉलीप्लेक्स और बाकी स्टॉक्स पर है हमारा फोकस। आइए जो बाकी नतीजे आए हैं उनकी भी डिटेल्स में चर्चा करते हैं। हमारी टीम भी है तैयार, कुशल, नुपुर और साथ ही आशीष भी।
कुशल, मॉर्निंग करते हैं आपसे शुरुआत, बताएं ट्रिगर्स और नतीजे कौन से रेडार पे। मॉर्निंग दीपा, टिगर्स के लिहाज से आज जो नंबर्स आने वाले हैं पहले उस पर फोकस कर लेते हैं। हिंडाल्को अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी, मार्केट आज के दौरान ही इनके नंबर्स आने वाले हैं। साथ ही एफएनओ स्पेस से कमेंस, नाल्को और इंडिया सीमेंट से इसके भी नंबर्स पर नजर रखिए। कैश सेगमेंट की लंबी सूची है, चुनिंदा नाम आपको बता देता हूँ, जिसमें जेबी केमिकल्स शामिल हैं। साथ ही तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, यहाँ पर भी फोकस रखिए। वंडरला हॉलीडेज के भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। तो ढेरों नंबर्स आज आएंगे कैश सेगमेंट से। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही जेबी केमिकल, जैसे मैंने आपको बताया, नतीजों के साथ साथ डिविडेंड और साथ ही शेयर विभाजन को लेकर भी यहाँ पर विचार किया जाएगा। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यहाँ पर जो फेड की मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स भी आज जारी होते हुए नजर आएंगे। तो चलिए, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं आज बाजार के लिए। नुपुर, मॉर्निंग नतीजों से करते हैं शुरुआत, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट नतीजे हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एनएमडीसी ऑपरेशनल लेवल पे देखेंगे तो नतीजा आपको अच्छे ही नजर आएंगे। कंपनी की आय अनुमान से बेटर आती दिखे, हालांकि 14% की गिरावट पिछले साल के कंपैरिजन में नजर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो अनुमान से बेटर है। मार्जिन 35% का अनुमान था, उसके अगेंस्ट 37% के मार्जिन आते दिखे। एक एक्सेप्शनल इनकम भी है 1237 करोड़ की, जो कंपनी ने रिवर्सल किया है क्रेडिट लॉस का जनवरी 2019 से मार्च 22 के बीच का। साथ ही साथ स्टीक सेल हुई थी 280 करोड़ की, उसके चलते मुनाफा जंप अप होकर आया 2280 करोड़ के आसपास का आपको मुनाफा दिखेगा। एडजस्टेड बेसिस पे मुनाफा 1420 करोड़ का है, जो 60% ऊपर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। कैश में पॉलीप्लेक्स, यहाँ पे नतीजा आपको थोड़े से कमज़ोर दिख रहे हैं। कंपनी की आय 11% नीचे। कामकाजी मुनाफा देखे तो 85% की गिरावट यहाँ पे दिखा रहा है, और मुनाफा भी देखे तो 7 करोड़ के आसपास आते दिखा है। और साथ ही साथ खबर भी है, तो ये स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। फोर्टिस कंपनी की आय 19% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 22% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन 16% के आसपास मेंटेन करे कंपनी ने, और मुनाफा भी देखे तो वहाँ पे आपको 59% की ग्रोथ यहाँ पर दिखाएगा वाई बेसिस पे। हमारा राजा बैटरीज, यहाँ पर भी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आ रही है। कंपनी की आय करीबन 12% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 53% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन भी देखे तो आपको 14% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं, और मुनाफा देखे तो 41% की ग्रोथ यहाँ पर भी नज़र आ रही है। तो ये भी स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। JSW एनर्जी, कंपनी की आय 10% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा हालांकि 35% इस बार गिर कर आया, तो बड़ा फॉल है यहाँ पर, और मार्जिन भी देखे तो आधे होते नजर आएंगे। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। और लास्ट में MSTC, जहाँ पे मिले जुले नंबर्स आपको दिखेंगे। कंपनी की आय बिल्कुल फ्लैट है, कोई ग्रोथ यहाँ पर नहीं दिखी। कामकाजी मुनाफा देखे तो 82 करोड़ के आसपास आते दिखा है, पिछले साल लॉस था। मार्जिन 42% के आते दिखे। जब प्रॉफिट है वो 20% से घट कर आया है, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिसके चलते आज MSTC भी फोकस में रहने वाला है। बिल्कुल, नतीजों पर बड़े रिएक्शंस आपको आते हुए दिखेंगे। कुशल, कुछ और नतीजे आपके पास में, बताएं इनके बारे में। बिल्कुल दीप, तो गैब्रियल इंडिया, इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं। 5.5% से मार्जिन 7.1%, मुनाफा भी 25% की ग्रोथ के साथ 34 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। तो गैब्रियल इंडिया के नंबर्स अच्छे हैं, पर मेट्रो ब्रांड से यहाँ पर मिले जुले प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। 32.5% से मार्जिन घटकर 26.5% पर आए हैं, और मुनाफा भी लगभग 1% गिरा है। हालांकि कामकाजी मुनाफा आप देखिए तो 10% की ग्रोथ वहाँ पर रही है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स नंबर्स कमज़ोर दिख रहे हैं, मार्जिन्स 13.8% पर फ्लैट रहे हैं। मुनाफे के लिहाज से करीबन 8% की गिरावट आती हुई दिखी है। 90 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। न्यूरेका नंबर्स कमज़ोर दिख रहे हैं, घाटा कंपनी का 1.5 करोड़ पर बना हुआ है लगभग, और कामकाजी घाटा जो है वो करीबन 3.5 करोड़ पर आया है, और आय फ्रंट पर भी 48% की गिरावट आपको यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। साथ ही सीक्वेंट साइंटिफिक, इस पर भी नजर रखिए, नंबर्स कमज़ोर दिख रहे हैं। आय में करीबन 4% की गिरावट है। कंपनी का मुनाफा था पिछले साल करीबन 9 करोड़ रुपए का, वो अब घटकर घाटे में तब्दील हुआ है, और बड़ा घाटा है 93 करोड़ रुपए का। हालांकि एक्सेप्शनल लॉस है यहाँ पर 62 करोड़ का इस तिमाही में, जो इन्होंने फैक्टर इन किया है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे नतीजों का रिएक्शन यहाँ पर आज आते हुए दिखेगा। कुछ खबरें भी हैं, नुपुर बताएं इनके बारे में। कुछ ही खबरें। अदानी ग्रीन, सबसे पहले फंड जुटाने को लेकर बोर्ड की बैठक दूसरी बार टाली गई है, तो ये इंपॉर्टेंट खबर आ रही है अदानी ग्रीन की तरफ से। 13 मई और 24 मई को होने वाला था बोर्ड की बैठक, अब नई डेट आना बाकी है, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट 26 मई को बोर्ड की बैठक में QIP या इक्विटीज़ के जरिए कंपनी फंड जुटाने पर विचार करेगी, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। और लास्ट में बल्क डील से स्पाइसजेट, जहाँ पे कल बड़ा दबाव दिखा था स्टॉक में। नुवामा वेल्थ ने करीबन 68 लाख शेयर्स बेचे 25 के भाव पे, और जो डील की साइज आपको दिखेगी वो 17% के आसपास है। कल स्टॉक 13-14% नीचे भी था। कल
बड़ा रिएक्शन भी इसमें हमने देखा था। आज भी कुछ और खबरें भी हैं, देखते हैं कैसे मूव स्पाइस जेट में आएगी। आइए अब ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई इन सारे नतीजों पर, इनके बारे में जानते हैं आशीष के साथ FIR। मॉर्निंग आशीष, करें शुरुआत टॉप रिपोर्ट्स के साथ। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आप देखिए अशोक लेलैंड, यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। JP मॉर्गन की रिपोर्ट खास लग रही है कि यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 152 की क्लोजिंग है, 175 रुपये का टारगेट दिया और मान रहे कि एक और क्वार्टर ऐसा रहा है जहाँ पर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस खासतौर पर अगर आप देखें तो मार्जिन इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिले। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा, 178 रुपये का लक्ष्य दिया है। वहीं सिटी अगर आप देखें तो खरीदारी किराए को बरकरार रखे और लक्ष्य दे रहे 200 रुपये का। नोमिरा भी खरीदारी किराए दे रहे 184 रुपये के लक्ष्य के लिए और मान रहे कि जो एबिटा यानी कामकाजी प्रदर्शन है वो इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिला। डिक्सन टेक यहाँ पर भी रिपोर्ट्स है, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा गया और जो लक्ष्य है वो 2388 से घटाकर इन्होंने जो है माफ़ कीजिएगा बढ़ाकर 2727 कर दिया। हालांकि अभी भी आप देखें करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य है क्योंकि 3276 की क्लोजिंग है। कमेंट्री देखें तो ठीक ठाक है, मान रहे कि मार्जिन जो है वो इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिले। हालांकि ग्रोथ में अभी भी काफ़ी धीमापन है और वैल्यूएशन महंगे। सिमिलरली आप देखिए गोल्डमैन सैक्स मान रहे कि न्यूट्रल की रेटिंग दी है उन्होंने और जो लक्ष्य है वो 3060 से बढ़ाकर करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा 3370 रुपये का टारगेट दिया है और मान रहे कि ग्रोथ में एक पिकअप दोबारा देखने को मिला है। और भारत में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा नाम है। न्यूट्रल की रेटिंग इसके लिए दे रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशन इतने महंगे हैं कि सभी जो ग्रोथ के फैक्टर्स है प्राइस्ड नजर आ रहे हैं। हमारा राजा यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है करीब 550 रुपये के लक्ष्य के लिए। वैरॉक इंजीनियरिंग सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, बिकवाली किराए को बरकरार रखा है 314 की। ओके, तो है आपकी आज की टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष आपके पास? दीपांशु, श्री सीमेंट्स यहाँ पर भी देखिए नतीजे आए थे, इसके बाद रिपोर्ट से ही मेरे पास सीलेसी की तरफ से जहाँ पर बिकवाली के राय को बरकरार रखा और जो लक्ष्य है वो 2250 से घटा रुपये का टारगेट दे दिया गया। इक्वल वेट की रेटिंग दी 25,600 रुपये के लक्ष्य के लिए और मान रहे कि जो फ्यूल कॉस्ट है उसके चलते बढ़त के चलते थोड़े से सरप्राइज आपको नेगेटिवली देखने मिला। 550 से बढ़ाकर 24,000 कर दिया है। CG कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 360 से घटाकर 325 कर दिया है। हालांकि स्टॉक 266 रुपये पर चल रहा है। LNT पर बढ़िया रिपोर्ट है जेफरीज की तरफ से जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 2900 रुपये के लक्ष्य लिए 2198 की क्लोजिंग है और मान रहे कि मैनेजमेंट मान रहे कि आगे जाकर यानी FY24 में 10 to 12% की ऑर्डर फ्लो में ग्रोथ देखने को मिल सकती है और कंपनी की आय में आपको 12 से 15% का इजाफा देखने को मिल सकता है। GCPL यहाँ पर HSBC की तरफ से डबल अपग्रेड आ गया, पहले होल्ड की राय दिया करते थे, अब खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 960 से बढ़ाकर 1180 कर दिया, 1016 की क्लोजिंग है। और इंटरेस्टिंग दो रिपोर्ट्स आई हैं यहाँ पर ADR है इन्फोसिस और विप्रो पर, जिन पर JP मॉर्गन ने कवरेज की शुरुआत की है अंडरवेट की रेटिंग के साथ। यहाँ पर इन्फोसिस का जो ADR है इसकी क्लोजिंग $15.53 के आसपास है, यहाँ पर $14 का टारगेट दिया है और वहीं विप्रो पर अगर आप देखें तो $4.71 की क्लोजिंग है ADR की और 4.3 का टारगेट दिया है। तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर रहेगा भरपूर एक्शन आज के सेशन में। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल और वक्त है पिक ऑफ द डे का। वैसे तो पहले मेरा मन ये था कि अमरीश सर के साथ शुरुआत करूं और सबसे पहले उनको पिक ऑफ द डे के तौर पर पूछूं, लेकिन जिस तरह से बंसल जी एकदम तैयार हुए, कोट वोट सेट किया, कुर्सी पर अपनी पोजीशनिंग बनाई और एकदम कैमरे के आगे झुके, मुझे लगा बंसल जी ये चाहते हैं दिल से कि पहले मैं उनसे पूछूं। तो बंसल जी सुप्रभात, आप शुरू करिए सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अमरीश सर सॉरी, मैं थोड़ा सा बेचैन हूँ जानने के लिए कि अनिल जी जो हैं ऑफ साइट पर हैं, अवार्ड लेने के लिए कहीं आए हुए हैं कि फैमिली हॉलीडे पर हैं। काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, सुबह अनिल जी ने अपनी तस्वीरें डाली हैं तो क्वेरीज आनी मेरे को शुरू हो जाती हैं। मेरे को समझ नहीं आता अनिल जी, DM तो आपका भी खुला हुआ है, मुझको DM क्यों करते हैं? मैंने तो टाइप करके रखा हुआ है, प्लीज DM डायरेक्टली टू मिस्टर अनिल सिंघवी, तभी मुझको DM करते हैं। तो अनिल जी किसी अवार्ड के लिए आए हुए हैं, ऑफ साइट पर आए हुए हैं या कहीं फैमिली वेकेशन पर हैं? तो अनिल जी थोड़ा सा रोशनी डालें पहले तो इस पर। फैमिली वेकेशन पे आमतौर पर सूट लेके नहीं जाता मैं,
पूरा प्रॉपर सूट में हूँ, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए ऑफिस की काम से हूँ। ऑफिस की हमारी जो कुछ मीटिंग्स हैं और कुछ वो ऑफ साइट वगैरह वो फेस्ट है, उसके चक्कर में गोवा से शो कर रहा हूँ। एक तो वो वजह है, दूसरी वजह ये कि पिछले हफ्ते ही दीप पूरा हफ्ता भर गोवा बिता कर आए हैं और दीप ने कहा सर मत जाइएगा, मौसम बड़ा ख़राब है, बड़ा गर्म है, बहुत बढ़िया है। तो मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने कहा मैं जाके खुद ही देखता हूँ तो एक वो भी रीज़न है लेकिन हाँ, ये 3 दिन, आज कल और परसों 3 दिन शो यहीं से करेंगे। बताएं बंसल जी, सुप्रभात। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एसबीआई लाइफ काफी अच्छा लग रहा है, डिफेंसिव बेट है, काफी समय बाद एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। 1165 के अराउंड चल रहा है, 1145, 20 रुपए का रिस्क लेना है, 1145 का स्टॉप लॉस, 1200 के लक्ष्य के लिए एसबीआई लाइफ पर खरीदारी की राय है। 1200 का टारगेट खरीदें, एसबीआई लाइफ पहला स्टॉक है, पसंद है बंसल जी को। गुड मॉर्निंग सर, अमृत सर बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। पिक ऑफ द डे है टाटा पावर। लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है विद 14.1 गीगावाट पोर्टफोलियो, जिसमें करीब 37% क्लीन और ग्रीन कैपेसिटी है। और नाउ विद एक्सपेंशन टू कैपेसिटी ऑफ अबाउट 16.78 गीगावाट, ये क्लीन और ग्रीन एनर्जी करीब 47% हो जाएगा। ESG पर्सपेक्टिव से टाटा पावर कोई भी नया कोल प्लांट नहीं बिठा रही है और बाय 2050 जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो भी फेज आउट हो जाएगा, तो कार्बन नेट जीरो होगा टाटा पावर बाय 2045। सोलर और हाइब्रिड कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम करेंटली इट्स 5 गीगावाट्स टू अबाउट 25 गीगावाट्स इन 2030। फोकस है सोलर सॉल्यूशंस पे, ईवी चार्जिंग एंड अदर सर्विसेज लाइक होम ऑटोमेशन एंड एडिशन टू यूटिलिटी स्केल सोलर EPC। एक 4 गीगावाट का ग्रीनफील्ड सोलर सेल और मॉड्यूल फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं तमिलनाडु में, और ये ऑपरेशनल होगा इन द करंट ईयर, पॉसिबली Q3 में। लार्ज कस्टमर बेस है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, करीब 14 मिलियन कस्टमर्स हैं दिल्ली, मुंबई, अजमेर और उड़ीसा में। और जो ट्रिगर है अभी सोलर मॉड्यूल के जो प्राइसेस है वो भी कम हुए हैं। थर्मल कोल प्राइसेस करीब $400 के ऊपर थे, दैट्स नाउ लोअर देन $200, तो ये काफ़ी पॉजिटिव है टाटा पावर के लिए। एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY25 करीब 13 का है और मेरा टारगेट यहाँ बनता है 260 का। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा पावर पर खरीदारी करने की राय, अमृतसर की तरफ से आती हुई, उन्हें पसंद। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपको क्या पसंद है आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए मेरी ओर से जो खरीदारी की राय है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री। 2408 का कल का क्लोज है, और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक थोड़ा सा चल गया है, ऑलमोस्ट 2100 के लेवल से 2400 के लेवल तक आया है, लेकिन दैट ऑल्सो मीन्स कि मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। कल ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ था। अब आज क्योंकि मार्केट की सॉफ्ट ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 60-70 पॉइंट, तो मुझे लगता है शायद यहाँ पे 20-30 रुपये का गिरावट आता है, तो उसमें अक्यूमुलेट करना चाहिए। ओवरऑल 2350 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, उसके 2400 के आसपास मिले, 2380 के आसपास मिले तो खरीदना चाहिए। मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है वो ब्रेक हुआ है अपसाइड में। आज के लिए मुझे लगता है 2460, और अगर थोड़ा ये वीक और दिया जाए तो मुझे लगता है 2600, ये दो बड़े टारगेट के लिए आप पोजीशन होल्ड कर सकते हो। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कल इस स्टॉक ने दिखाया कमाल, जबरदस्त एक्शन में दिखा, अब फिर से यहां पर खरीदारी करने का मौका। आज बाजार की गिरावट के साथ थोड़ा नीचे खुले तो राय विश्वेश जी की है, वो आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट दे सकता है। छोटा टारगेट 2460 का है, लेकिन बड़ा टारगेट 2600 का लेकर चलना है। आइए किया जाए स्वागत सुमित जी का भी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं पिक ऑफ द डे देने के लिए। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे जुबलेंट फूड को सिलेक्ट किया जा सकता है। जुबलेंट फूड में थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला है जो यहाँ से एक्सटेंड हो सकता है, तो 460-62 स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 462 के स्टॉप लॉस से जुबलेंट फूड में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 474 के आसपास या 470 के आसपास खरीदारी कर सकता है। ऊपर में जो इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं 490 रुपए से लेके 495 रुपए तक के लेवल जुबलेंट फूड में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें जुबलेंट फूड 490-95 के टारगेट्स के लिए 462 के स्टॉप लॉस से।
ओके, जुबलेंट फूड, इस पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आ भी रही है इसके लिए। आइए बाकी जहां पर स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा वहां पर भी बात करते हैं। नतीजों के दम पर काफ़ी सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। फोर्टिस हेल्थ केयर, बंसी जी अच्छे नतीजे आए हैं, जरा इसका चार्ट देख लें। 19% आय बढ़ी है, 22% एबिटा, मार्जिन इनके थोड़े बढ़कर आए हैं और ओवरऑल मुनाफा भी 60% बढ़कर आया है। एक एक्सेप्शनल गेन भी है, बट उसको भी एडजस्ट कर लें तो भी मुनाफे में अच्छी बढ़त है। कैसे देखना है सर चार्ट को फोर्टिस हेल्थ केयर? दीपांशु, चार्ट एक्सट्रीमली पॉजिटिव है और नतीजों से पहले ही स्टॉक में ब्रेकआउट है और सेल ऑन गुड न्यूज़ वाला पैटर्न नहीं है। कोई भी करेक्शन आए तो खरीदें। 275 एक अच्छा बेस है। इन स्तरों पर हल्की फुल्की करेक्शन पे खरीदारी की राय है और स्टॉक के जो टारगेट बैठते हैं 320 325 के बैठते हैं, तो 320 325 के लक्ष्य के लिए स्टॉक पर इन स्तरों पर करेक्शन पर खरीदारी की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए फोर्टिस हेल्थ केयर, खरीदारी की राय है इस स्टॉक पर। कल पॉजिटिव भी ऊपर बंद हुआ, 1.25% ऊपर था। अमर राजा बैटरीज, अमरीश सर जरा इस पर अपनी राय दे दें। वैसे भी ऑटो और ऑटो एंसिलरीज के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, यहाँ पर भी 11% रेवेन्यू ग्रोथ है सर, प्रॉफिट 41% बढ़कर आया और ऑपरेशनली जबरदस्त नतीजे हैं सर। 53% एबिटा बढ़ा है, मार्जिन भी 10% से बढ़कर ऑलमोस्ट 14% के रहे। अमर राजा पर आपकी राय? हमारा जो मेरी राय तो काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट लास्ट एक साल में हम लोगों ने ज़्यादा मूवमेंट देखा नहीं था, बट नाउ आई थिंक विद दीज अर्निंग्स आई थिंक इट इज़ बाउंड टू मूव अप। और यहाँ पे मुझे लगता है कि वी कुड सी लेवल्स ऑफ क्लोजर टू पॉसिबली 800 825, क्योंकि रिप्लेसमेंट डिमांड भी काफ़ी बढ़ रहा है। एंड दे हैव आल्सो गॉट इनटू आई मीन निकल कैडमियम बैटरीज। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आई मीन दैट ग्रोथ आई थिंक विल इन फैक्ट ड्राइव द कंपनी गोइंग अहेड। तो आई थिंक वी शुड लुक एट लेवल्स ऑफ अबाउट 800 825 इवन एट द करंट लेवल्स। मुझे लगता है कि लेना चाहिए। बिल्कुल, तो करंट लेवल्स पर भी खरीदारी कर सकते हैं अमर राजा। ये है आपके लिए अमृतसर की राय। विश्वेश जी, JSW एनर्जी, यहाँ पर एक बार नजर डालिए। एक समय ट्रेडर फेवरेट स्टॉक रहा करता था कैश मार्केट से। नतीजे कुछ खास नहीं है, 9.5% रेवेन्यू ग्रोथ है, बट उसके सामने एबिटा 34% गिरा है, मार्जिन 46% के 28% रह गए हैं, मुनाफा भी इनका 68% गिर कर आया है। तो कमजोर नतीजे हैं। चार्ट्स क्या कहते हैं सर JSW एनर्जी के? दीपांशु, जैसा आपने कहा कि स्टॉक काफ़ी ट्रेडर फैमिली हुआ करता था, डेफिनेटली 2021 की काफ़ी अच्छी रैली भी थी, लेकिन समवेयर इन द मिडल ऑफ 2021 स्टॉक टॉप आउट हुआ 400 से वी सो ऑलमोस्ट लेवल ऑफ 200, मतलब 50% करेक्शन। लेकिन मोर देन दैट टाइम वाइज करेक्शन जो है स्टॉक में काफ़ी बड़ा हुआ है एंड इट इज़ अ मोर पेनफुल। मुझे ये लगता है कि स्टॉक और थोड़ा टाइम लेगा बिफोर एक्चुअली कमिंग डाउन विद आउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन। सो एट दिस मोमेंट मुझे लगता है अलॉन्ग विद दिस सॉफ्ट नंबर्स, लोअर साइड में जो स्टॉक के लेवल्स है वो 214 के आसपास है। ये एक लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म सपोर्ट कहा जाएगा, 198 200 रेंज। मुझे लगता है वी कैन ग्रेजुअली गो टूवर्ड्स दैट लेवल। खरीदने की राय नहीं होगी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अराउंड 200 अगर स्टॉक में मोमेंटम आए तो एक बार रिव्यू लेना चाहिए, अदरवाइज वेट एंड वॉच। ओके, तो ये है आपके लिए JSW एनर्जी। देखते हैं कैसा रिएक्शन इस पर आएगा, बट नंबर्स कुछ ज़्यादा खास है नहीं। MSTC, सुमित जी जरा इसका नज़र डालें। ओवरऑल रेवेन्यू तो इनका फ्लैट है, कोई ग्रोथ नहीं है, बट एबिटा लॉस से एबिटा प्रॉफिट आ गया है। 41% के मार्जिन्स हैं। हालांकि ओवरऑल मुनाफे में आपने गिरावट देखी है, बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अच्छी बढ़त है। एक टैक्स एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा इनका बढ़कर ज़रूर आया है। चार्ट्स क्या कहती है सर MSTC? दीपांशु, कल ऊपरी लेवल से स्टॉक में दबाव देखने को मिला था। 320 321 ये स्टॉक का हर्डल और रेजिस्टेंस रहेगा। ये लेवल टूटने के बाद ही इसके अंदर बड़ा मूव बनेगा। जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं, तब तक थोड़ा सा गिरावट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 305 का लेवल टूटने के बाद 290 रुपए तक के लेवल MSTC में नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो 305 का सपोर्ट है, ये लेवल टूटा तो 290 के लेवल नीचे में देखने को मिलेंगे। ऊपर में 320 321 का रेजिस्टेंस है, ये लेवल टूटने के बाद ही अच्छी तेजी बनेगी। फिलहाल सपोर्ट टूटा तो गिरावट आ सकती है। ओके, अगर सपोर्ट टूटा तो गिरावट आ सकती है। देखते हैं कैसा एक्शन इस काउंटर पर बनेगा। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, बंसी जी एक बार इसका चार्ट भी देख लें। थोड़े कमजोर नतीजे हैं, रेवेन्यू 7% गिरा है, मुनाफा 8% गिरा है और कामकाजी मुनाफे पर भी थोड़ा प्रेशर है। अच्छी बात है, मार्जिन इन्होंने अपने मेंटेन किए थे। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दीपांशु, चार्ट्स तो पॉजिटिव नहीं है। इसके स्टॉक में रेजिस्टेंस है, तो दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। स्टॉक में ऊपर की तरफ देखें तो 2650 के अराउंड स्टिफ रेजिस्टेंस है, 2593 के अराउंड चल रहा है।
तो उछाल पे दीपांशु निकलने की राय है, दूसरे अच्छे विकल्प हैं, यहाँ से स्विच करना चाहिए दूसरे काउंटर्स में। चलिए दूसरे काउंटर्स में स्विच करना चाहिए, ये राय आ रही है बंसल जी की तरफ से। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स कुछ ज़्यादा खास चार्ट्स हैं नहीं इसके। डिक्सन टेक, विश्वेश जी इसका चार्ट देख लें। अनिल जी भी अभी नतीजों का विश्लेषण कर रहे थे। टेक्निकली इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं सर डिक्सन टेक के लिए, क्योंकि नतीजों से पहले भी थोड़ा एक्टिव था स्टॉक? देखिए दीपांशु इन अ वेरी शॉर्टर टर्म, मतलब 1-2 वीक के लिहाज से देखेंगे तो स्टॉक जैन के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था और उसका ब्रेकआउट आ चुका है। इनफैक्ट आप इसको अगर प्रोजेक्ट करो अपसाइड में तो ऑलमोस्ट 35-3600 तक जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो स्टॉक है वो काफ़ी बड़े करेक्शन के दौर से गुजर रहा है। 6000 वाला स्टॉक अगर 2800 का लो मार रहा है और इसके बाद में भी वॉल्यूम से स्टॉक नीचे आया। मुझे लगता है ये रिजल्ट के चलते स्टॉक पर डेफिनेटली अपसर्ज आएगा, लेकिन मीडियम टर्म बॉटम बनने के लिए मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा टाइम है। तो ये उछाल आता है वो ट्रेडिंग के लिहाज से ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए फिर भी थोड़ा वेट करना चाहिए। अब अराउंड 3400 3450 मुझे लगता है वापस सप्लाई आनी चाहिए स्टॉक में। सो ट्रेडिंग ठीक है, रिजल्ट के चलते अगर गैप से खुल रहा है जैसे अनिल जी ने कहा तो वेट करनी चाहिए। मुझे लगता है कूल ऑफ होगा तो ही वापस एंटर करना चाहिए इवन फॉर द ट्रेडिंग। ठीक है, थोड़ा कूल ऑफ हो तो ही वापस एंटर करिए, बट नज़र रखिए डिक्सन टेक। अमरीश सर कोई राय आपकी डिक्सन टेक पर नंबर्स के हिसाब से आगे मार्जिन्स को लेकर? इनफैक्ट यहाँ से तो क्लियरली मार्जिन्स तो इंप्रूव होने चाहिए एंड नाउ जो पीएलआई भी अनाउंस हुआ है आई थिंक दैट्स एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर डिक्सन। तो मुझे लगता है कि यदि कुछ करेक्शन आता है आई थिंक आई मीन दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इफ यू टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स मुझे लगता है कि यहाँ से वी कुड सी एन अपसाइड ऑफ अबाउट 18 to 20%। ओके, तो ये है आपके लिए डिक्सन टेक जहां पर रखनी है नजर।